हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 4-5 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेटर दैन बिफोर इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है ग्रेट चेन रूबिन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्या आप जानना चाहते हैं कि गुड हैबिट्स कैसे डाली जाए, न्यू हैबिट्स कब और कहाँ से शुरू की जाए? दरअसल जो चीज़ें हम डेली बेसिस पर करते हैं वो हमारे हैबिट्स बन जाती है। शुरुआत में कोई भी नई हैबिट अपनाने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आप इसके आदी हो जाते हैं। ये बुक आपको अपने डेली रूटीन में बैड हैबिट्स चेंज करके गुड हैबिट्स अपनाने में हेल्प करेगी। आप शायद सोच रहे होंगे, क्या हैबिट्स इतने इम्पोर्टेंट है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। हैबिट्स आपकी लाइफ बना सकती है, आपकी पूरी लाइफ ऐसे चेंज कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर आप कैलोरी काउंट की हैबिट नहीं डालोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी मिठाइयाँ खा चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अब तक आपने कितनी बुक्स पढ़ ली है, जब तक कि आप रिकॉर्ड्स रखने की हैबिट नहीं डालोगे। जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो ये बुक आपको समझने में हेल्प करेगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं। चैप्टर नंबर 1, भाग्यवादी प्रवृत्तियाँ जो हम दुनिया में लाते हैं, द फेटफुल टेंडेंसीज वी ब्रिंग इनटू द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में आप खुद में अकेले एक हो, और एक फैक्ट है, आपके पास जो एबिलिटीज़ है, जो पोटेंशियल है, वो किसी और के पास नहीं है। आप यूनिक हो, और इस बात पे आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करता है वही आप पर फेल क्यों हो जाता है, तो हम आपसे कहेंगे कि खुद को इस बात के लिए कभी भी ब्लेम मत करो, और ना ही कोई सेल्फ डाउट रखो। अब जैसे अक्सर लोग क्लास में अपने लैपटॉप से नोट्स लेते हैं क्योंकि इससे आसानी रहती है, लेकिन आपको लैपटॉप यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पेपर पर लिखना ज़्यादा इजी लगता है। हैबिट्स हमारे रूटीन के काम होते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे कि कई बार हमें किसी हैबिट्स को अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है क्योंकि जो टेक्निक्स दूसरे यूज़ करते हैं वही आपको करने में मुश्किल होती है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बात बस इतनी ऐसी है कि हैबिट्स एडॉप्ट करने का सबका एक डिफरेंट पेस होता है। हो सकता है जो आपको मुश्किल लगे वही दूसरे के लिए बेहद आसान हो। कोई हैबिट्स प्रैक्टिस करने में इजी है या डिफ़िकल्ट, इसका एक और रीज़न है, और वो रीज़न उस हैबिट से जुड़ी हुई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है। और वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट है आउटर एक्सपेक्टेशन, और जो दूसरों से आती है, और सेकेंड है इनर एक्सपेक्टेशन, जो आपके अंदर से आती है। अगर किसी हैबिट के साथ हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन हो तो आप उस हैबिट को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दोगे। हैबिट्स के हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाले लोग 4 टाइप के होते हैं। तो उनमें आते हैं अप होल्डर्स, फिर क्वेश्चनर्स, फिर ऑब्लिगेट्स, लास्ट में रेबेल्स। ये 4 टाइप की टेंडेंसीज है जो हमारे नज़रिए को इन्फ्लुएंस करती है कि आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसी से डिसाइड होगा कि आप हैबिट्स कैसे फॉर्म करेंगे। आप होल्डर्स अपने इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। अब चाहे ये सुनने में कितना ही पॉइंटलेस लगे, ये लोग जितना हो सके हर कीमत पर मिस्टेक अवॉइड करते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई लेवल की होती है। यही रीज़न है कि अप होल्डर्स कोई भी हैबिट्स जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अप होल्डर्स के पास डेली टू डू लिस्ट होती है जिसे वो जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई बीमारी या फिजिकल इंजरी भी इन्हें रोक नहीं सकती। हालांकि ज़्यादातर अप होल्डर्स आउट से ज़्यादा अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पर फोकस करते हैं क्योंकि ये अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन को वैल्यू देते हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन उन्हें खुद को ही एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि कोई अप होल्डर जो एक्सरसाइज करने की सोच रहा है, वो अपने फ्रेंड बड़े आराम से बोल सकता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच पे नहीं जा सकता। अप होल्डर में एक और खूबी होती है कि वो अपने रूल्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर किसी दिन कोई मिस्टेक हो जाए तो बड़ा गिल्ट फील करते हैं।
एक बार की बात है, ग्रेटचन को एक बरिस्ता में काम करने वाले लड़के ने बताया कि उसे वहाँ पर अपना लैपटॉप यूज़ करना अलाउड नहीं है। पर इतने साल गुजरने के बाद भी वो इस बात को भूली नहीं। जब भी वे उसे कॉफ़ी शॉप में अपना लैपटॉप यूज़ करना होता तो वो टेंशन में आ जाती। अगला टाइप है क्वेश्चन चर्नर्स। क्वेश्चन चर्नर्स को अपनी एक्सपेक्टेशन पर डाउट होता है। ये लोग एक्सपेक्टेशन तभी रिस्पॉन्ड करते हैं जब उन्हें उसमें कोई लॉजिक दिखता है। क्वेश्चन चर्नर्स इस लॉजिक के साथ जीते हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए और तभी भी अपनी इनर एक्सपेक्टेशन रेडी करते हैं ताकि वो उन्हें फॉलो कर सके। फ्रेड एट होम डैड और एक क्वेश्चनर है। जब उसके बेटे को प्रिंसिपल ने शर्ट पैंट के अंदर टक करने को बोला तो फ्रेड ने पूछा, इससे क्या होगा? और फ्रेडी को बड़ी हैरानी हुई जब प्रिंसिपल ने कहा, बच्चों को रूल्स फॉलो करने का भी सीखना चाहिए। क्वेश्चन चर्नर को जब कोई हैबिट रीजनेबल लगती है तभी वो उसे अडॉप्ट करता है, लेकिन अगर उसे किसी हैबिट में या रूल में कोई लॉजिक ना लगे तो वो उसके लिए उस हैबिट को अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगले आते हैं ऑब्लिगर्स, जो हमेशा दूसरों की खुशी चाहते हैं। इन लोगों को अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पूरी करना मुश्किल काम लगता है, जैसे कि हेल्दी डाइट लेना। ऑब्लिगेट्स का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि ये लोग अपने लिए प्रॉमिस तोड़ सकते हैं पर दूसरों के लिए नहीं। और यही रीज़न है कि ऑब्लिगर्स अपने लिए न्यू हैबिट्स फॉर्म करने में दूसरों पर डिपेंड रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन के लिए कोई आउटर सोर्स चाहिए होता है। अब जैसे ग्रेस को ही ले लो, वो एक यंग प्रोफेशनल है जो रीडिंग की हैबिट डालना चाहती है। हालांकि ये एक इनर एक्सपेक्टेशन है पर ग्रेस रीडिंग के लिए माइंड नहीं बना पाती। कोई भी बुक क्लब ज्वाइन करना चाहती है जहाँ पर उसे ऐसे लोग मिले जिन्हें देखकर वो इंस्पायर हो सके। चक एक यंग बॉय है जो अभी ग्रेजुएट होकर एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है। उसने अपने कपड़ों की अलमारी ठीक से अरेंज करनी है, तो चक ने एक चैरिटी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें अपने एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट कर दिए ताकि वो कपड़े किसी के काम आ सके। अब क्योंकि ऑब्लिगर्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर काफ़ी प्रेशर में रहते हैं। ये दूसरों को कभी ना भी नहीं बोल सकते। माइक एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। एक बार उसके कलीग ने उसे एक रिपोर्ट फिनिश करने में हेल्प मांगी तो माइक मना नहीं कर पाया और नतीजा ये हुआ कि उसका अपना प्रोजेक्ट ही नहीं पूरा हो पाया। लास्ट में रेबल्स आते हैं जो आउटर और इनर दोनों एक्सपेक्टेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इनके लिए इनकी फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट होती है। चाहे कैसा भी काम हो, ये लोग अपनी शर्तों में काम करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई करे तो ये एकदम अपोजिट करेंगे। जैसे टैड को ही ले लीजिए, वह एक रेबल है। वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता है। एक दिन उसके फ्रेंड ने पूछा, क्या तुम बर्तन धो लोगे? लेकिन टैड को बर्तन धोने का ज़रा भी मूड नहीं था। वो उन लोगों में से है जो दूसरों के ऑर्डर पर काम करना पसंद नहीं करते हैं। रेबल से डील करना मुश्किल लगता है पर उनसे ट्रिक से काम निकलवाया जा सकता है। लेकिन जैसे अगर पेरेंट्स अपने रेबल्स बच्चों को कुछ करवाना चाहते हैं तो उन्हें ऑप्शंस रखेंगे कि ताकि उन्हें चॉइस मिल सके। रेबल्स को कंट्रोल करने का यह एक सही तरीका है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चैप्टर नंबर 2, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समाधान, डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट पीपल। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, जो आपके लिए काम करता है वो दूसरे के लिए शायद काम न करे। तो आपके लिए क्या टेक्निक बेस्ट रहेगी, ये जानने के लिए खुद पर ध्यान दो। हम खुद को ये बोलकर लिमिट में नहीं रख सकते कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता या मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, क्योंकि हम अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है तो आप गुड हैबिट्स जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे और उन्हें मेंटेन भी रख सकोगे। यहाँ कुछ फैक्टर्स है जिससे आपको कोई भी न्यू हैबिट्स इफेक्टिव तरीके से अडॉप्ट करने में हेल्प मिलेगी।
लार्क और नाइट आउल ये वो लोग हैं जो दिन के बजाय रात में ज़्यादा बेटर काम करते हैं और इसे चेंज करना काफ़ी हार्ड है जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स और एज का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट नाइट आउल होते हैं जबकि बड़ी उम्र के लोग लार्क्स होते हैं, यानी इनके दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है। अगर आप एक नाइट आउल है तो आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, और अगर आप लार्क है तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स रात के 10 बजे तक फिनिश नहीं करना चाहिए। मैराथनर, स्प्रिंटर या प्रोक्रास्टिनेटर अपने हैबिट्स स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस कंफर्टेबल पेस के साथ आपको कोई हैबिट्स एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे इस बुक के ऑथर ग्रेटचेन को स्लो और स्टेडी पेस के साथ काम करना पसंद है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट फिनिश करने में लंबा टाइम लेते हो तो आप एक मैराथनर हो, लेकिन अगर आप अंडर प्रेशर बेटर परफॉर्मेंस करते हो और कोई काम तभी शुरू करते हो जब डेडलाइन पास हो तो आप एक स्प्रिंटर हो। एक स्प्रिंटर शॉर्ट पीरियड के प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना पसंद करता है। कैरोल एक ऐसी प्रिंटर है जिसे ऑडियंस के आगे एक स्पीच देनी थी और उसने अपनी स्पीच उस टाइम रेडी करनी शुरू की जब लोग रूम में आकर अपनी सीट्स पर बैठने लगे थे। अंडर प्रेशर होने के बावजूद कैरोल ने काफ़ी बढ़िया स्पीच तैयार कर ली। प्रोक्रास्टिनेटर्स स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं। ये लोग भी डेडलाइन से पहले कोई काम नहीं करते। फर्क बस इतना ही है, अगर काम टाइम पर पूरा ना हो तो प्रोक्रास्टिनेटर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अंडर बायर और ओवर बायर, जी हाँ, जो आपने सुना है इसका मतलब वही है। अगर आप एक अंडर बायर हो तो आप जल्दी पैसा खर्च करने वालों में से नहीं हो। जैसे कि आप रीज़न दोगे कि अभी आपको न्यू ईयरिंग रनिंग शूज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ओवर बायर होते हैं उन्हें शॉपिंग का बहाना चाहिए होता है। जैसे कोई नया महंगा ट्रैकर देखकर ये बोलेंगे ये मुझे चाहिए, इससे मुझे स्टेप्स काउंट करने में हेल्प मिलेगी। बात जब हैबिट्स की है तो अंडर बायर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ों पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं जो एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और ओवर बायर्स को समझना चाहिए कि गुड हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट की नहीं बल्कि पक्के इरादे की ज़रूरत होती है। चैप्टर नंबर 3, आदतों के स्तंभ, पिलर्स ऑफ हैबिट्स। न्यू हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए और ओल्ड हैबिट्स को चेंज करने के लिए 4 क्रूशियल स्ट्रैटेजीज है। ये है मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। हालांकि ये सुनने में सिंपल लगते हैं पर कोई भी नई हैबिट फॉर्म करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से हम याद दिला दें कि इन स्ट्रैटेजीज में इंडिविजुअल डिफरेंस भी काफ़ी मैटर करता है। अब जैसे कि शेड्यूल्स रेबल्स टाइप के लोगों पर काम नहीं करते जबकि अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगर्स पर सही फिट होती है। मॉनिटरिंग की स्ट्रैटेजी तभी इफेक्टिव है जब आपको क्लियर हो कि कब किस एक्शन को मॉनिटर करना है, लेकिन जहाँ किसी चीज़ को लेकर आपका इरादा पक्का नहीं है वहाँ ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। जैसे कि आपने सोचा है कि आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करेंगे, हालांकि कई बार हम चीज़ों को अंडर या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन सही मेजर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए एक स्टडी में पाया गया कि हम अपने खाने को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बात जब एक्सरसाइज की हो तो उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस स्टडी में पार्टिसिपेंट को बोला गया कि उन्हें 4 मील चलना है जबकि रियलिटी में सब सिर्फ 2 मील ही चले। अगर आप मॉनिटरिंग के वे ट्रू वेट लूज करना चाहते हो तो आपको पहले एक स्पेसिफिक बॉडी वेट का गोल सेट करना होगा और उस गोल को अचीव करने की एक डेट भी डिसाइड करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो कि मुझे 3 महीनों के लिए 20 पाउंड वेट लूज करना है बस। अब इसके बाद आपको रोज़ अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है। स्ट्रेटजी ऑफ फाउंडेशन का मतलब ये है कि एक टाइम में एक हैबिट टैकल करना। अगर ये देखा गया है कि जब एक गुड हैबिट्स बनती है तो बाकी हैबिट्स भी खुद इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज की हैबिट से आपकी हेल्थ रिलेटेड, वर्क रिलेटेड बिहेवियर भी इम्प्रूव हो सकते हैं। लोग जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम अपनी मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हैबिट्स को सबसे पहले टैकल नहीं करते। इसका एक एग्जांपल है, मान लो कोई हैवी ड्रिंकर है,
जो अपने ऑफिस लेट पहुंचता है, हमेशा थका हुआ लगता है और सड़कों पर थूकता रहता है, बजाय अपने मेन प्रॉब्लम पर फोकस करने के, जो कि ड्रिंकिंग है। वो इंसान सड़कों में ना थूकने का प्रॉमिस करता है, जो कि उसके लिए शराब छोड़ने से ज़्यादा इजी होगा। इसलिए अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसे हैबिट्स डालो जो आपकी बाकी हैबिट्स भी सुधार दे। शेड्यूलिंग की स्ट्रैटेजी मतलब ये कि एक टाइम सेट करना जब आप हैबिट्स की प्रैक्टिस करोगे। ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत जल्दी अपने हैबिट की आदत डालवा सकती है, क्योंकि ये रिपीट होती रहेगी। इससे आपको भी पता चलेगा कि एक दिन में हमें कितना कम टाइम मिलता है। इसलिए ऐसी हैबिट हमें डाली जाए जो हमें प्रोडक्टिव हो, जैसे कि सुबह 5 बजे उठकर आप मेडिटेशन करना चाहते हो। ये टाइम का आप सिर्फ मेडिटेशन के लिए रखो। लास्ट में स्ट्रेटजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें दूसरों की हेल्प की भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये लोग आपको आउटर एक्सपेक्टेशन देंगे। जब तक आप किसी नए हैबिट्स के लिए अकाउंटेबल फील नहीं करते, तब तक आप उस हैबिट्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रैटेजी ऑफ मॉनिटरिंग के लिए ऑथर अपना एग्जांपल देते हैं। ग्रेट चेन हमेशा अपने वेट को लेकर कॉन्शियस थे। बड़ी मुश्किल से वो अपना साइज़ को लेकर कंफर्टेबल हो पाई। अब क्योंकि वेट उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, तो उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज की न्यू हैबिट डेवलप की, जिससे उन्हें वेट लूज करने में हेल्प मिली। वो क्या खाती है और कितना वेट लूज करती है, इसे मॉनिटर करने के लिए ग्रेट चेन ने फूड जर्नल रखा था। पर कुछ टाइम बाद ही वो भूल गई कि अपने खाने पीने का रिकॉर्ड रोज़ लिखना है। फिर उन्होंने एक किलोमीटर गज करना स्टार्ट किया, जिससे उन्हें पता चलता था कि एक दिन में वो कितने स्टेप्स चली है। क्योंकि ग्रेट चेन एक अपहोल्डर थी, तो उन्हें अपने टारगेट्स स्टेप्स हिट करना अच्छा लगता था। हालांकि ये मेथड भी ज़्यादा दिन तक काम नहीं आया। फिर उन्होंने एक डिवाइस खरीदा जो उनके स्टेप्स उनके फ़ोन के साथ सिंक करता था, और जो वो दिन भर में खाती थी उसका भी रिकॉर्ड रखता था। तो फाइनली अपने फ़ोन में स्टेप्स और फूड ट्रैकर होने से ग्रेट चेन के लिए अब वेट मॉनिटर करना ज़्यादा इजी था। स्ट्रैटेजी ऑफ फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन हैबिट्स है। स्लीप, मूव, ईट और अनकल्चर। मूविंग एक फाउंडेशन हैबिट है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आप गहरी नींद सो जाते हैं, और जब आपको अच्छी और भरपूर नींद मिलती है तो आपका मूड भी बढ़िया रहता है। असल में नींद पूरे होने से हम और ज़्यादा गुड हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप जल्दी सोते हो तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप मुंह धोकर नाइट पैजामा पहन सको, लेकिन जब आप लेट सोते हो तो आपके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है। ग्रेट चेन ने स्ट्रैटेजी ऑफ शेड्यूलिंग भी ट्राई की। मेडिटेशन की हैबिट अडॉप्ट करने के लिए ग्रेट चेन ने स्ट्रैटेजी ऑफ फाउंडेशन के साथ उसे जोड़ दिया, क्योंकि अक्सर हम न्यू हैबिट्स जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने मेडिटेशन को अपनी ओल्ड हैबिट के साथ जोड़ दिया। ग्रेट चेन ने डिसाइड किया कि वो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिटेशन किया करेगी। फिर उन्होंने एक मेडिटेशन शेड्यूल बनाया। उसके बाद वो अपनी न्यू हैबिट्स को प्रैक्टिस से नहीं भूली, और धीरे धीरे ये न्यू हैबिट्स उसके रूटीन का एक पार्ट बन गई, क्योंकि सिर्फ शेड्यूलिंग काफ़ी नहीं है। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए दूसरों से आउटर एक्सपेक्टेशन भी ज़रूरी है, जैसे कि कुछ पाउंड वेट लूज करना एक पर्सनल गोल हो सकता है, और अगर आप ये गोल अचीव कर भी ना पाए तो आपको पनिश करने वाला नहीं है। पर स्ट्रेटजी और अकाउंटेबिलिटी अप्लाई करने से आप अपने को वर्कर्स को अपने वेट लूज कराने का प्लान बता सकते हो, और लोग आपको एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करेंगे, क्योंकि उन्हें आपका गोल पता है। हो सकता है कि वो आपको जंक फूड खाने से भी रोके, लेकिन ये फॉर्मूला हर किसी पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अपने प्लान्स शेयर करे ये ज़रूरी नहीं। तो आपको अपने न्यू हैबिट्स को पब्लिकली डिक्लेयर करना आपके काम नहीं आएगा या नहीं, ये देखने से पहले आपको अपना नेचर पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, इट इज़ इनफ टू बिगिन। यह शुरू करने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी टेंडेंसी क्या है, अपहोल्डर्स, क्वेश्चनर्स, ऑब्लिगर्स या रिबल्स, तो आपको ये भी समझ आएगा
कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेंगी। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी न्यू हैबिट्स कब से स्टार्ट करनी चाहिए। किसी भी न्यू हैबिट्स शुरुआत करने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज होती है। फर्स्ट स्टेप, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है, इट इज़ नॉट इनफ टू गेट स्टार्टेड। आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। एक नई हैबिट स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किल तो आती है, जैसे कि अचानक से जिम जाना शुरू करना, क्योंकि ये आपके रूटीन का ऑटोमेटिक प्रोसेस अभी नहीं बना है। तो आपको जिम के लिए प्रॉपर रेडी होकर जाना शायद वर्कआउट करने से भी ज़्यादा हार्ड लगे। एक्साइटमेंट में आकर न्यू हैबिट प्लान कर लेना एक बात है, पर उसको प्रैक्टिकल में लाना एकदम अलग चीज़ है। न्यू हैबिट फॉर्म करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी है जिसे क्लीन स्लेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये तब होता है जब आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है, जैसे कि कोई नया पार्टनर, एक नया घर या नई जॉब। लोग अक्सर न्यू एज रिजोल्यूशन के तौर पर हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो एक क्लीन स्लेट स्ट्रैटेजी मानी जाएगी, क्योंकि न्यू ईयर शुरुआत लेकर आता है। इससे हमें नए साल की जादू ही मानेंगे, क्योंकि कई बार लोग नई शुरुआत में काफ़ी मोटिवेट फील कर सकते हैं और अपने न्यू हैबिट्स पर स्टिक रहते हैं। हालांकि एक नई हैबिट एडॉप्ट करने का मतलब है सेम चीज़ रिपीट करना, और कुछ हैबिट्स हमारे लाइफ में इजीली अप्लाई हो जाती है। ये हैबिट्स लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रैटेजी के स्ट्रो एडॉप्ट में जा सकती है। इन्हें हम ऑन डिमांड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा लॉस या कोई ग्रेट फेलियर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप टर्म जो ऑथर ने यूज़ किया है, उसका मतलब है किसी न्यू हैबिट की शुरुआत करना। ग्रेट चेन ने जब इस बुक को लिखना स्टार्ट किया तो वो फर्स्ट स्टेप की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रही थी। बुक के लिए आइडियाज़ लेना, स्ट्रक्चर प्लान करना उसके लिए काफ़ी मज़ेदार और एक्साइटिंग रहा, लेकिन जब असल में लिखने की बारी आई तो ग्रेट चेन अटक गई। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि बुक लिखना कब से शुरू करे, कौन सी तारीख या दिन सही रहेगा, मंडे से करे या अपने बर्थडे वाले दिन से। इससे पहले कि वो आगे सोचती, ग्रेट चेन को रियलाइज़ हुआ कि वो टुमारो लॉजिक यूज़ कर रही है, यानी आज का काम कल पे टालना। और उससे डिसाइड कर लिया कि उसने बुक लिखने के लिए तुरंत फर्स्ट स्टेप लेना होगा। यहाँ हम क्लीन स्लेट स्ट्रैटेजी का एग्जांपल लेते हैं। लिंडा 40 साल की है और उसके पति की डेथ हो चुकी है। उसे डर था कि कहीं उसका अकेलापन उसे डिप्रेशन में ना डाले। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे घर से निकल कर लोगों से मिलना जुलना चाहिए। उसने अपने क्लोज फ्रेंड को कॉन्ट्रैक्ट करके उसके साथ कुछ फन एक्टिविटीज़ की प्लान की, और कुछ टाइम बाद लिंडा पहले जैसी खुश रहने लगी। वो रेगुलर अपने फ्रेंड से मिलती रही। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से उसका मूड अच्छा रहता है। जैसे कि हमने बताया कि लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रैटेजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ज़बरदस्ती अप्लाई करो। अक्सर हमारी लाइफ में कुछ माइलस्टोन एक्सपीरियंस में ऐसी स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती है। शेरिल एक डॉक्टर है। उनके कई सारे पेशेंट पर लाइटिंग बोल्ट स्ट्रैटेजी बड़े काम आई है, खासकर वो पेशेंट जिन्हें ड्रग्स, निकोटीन और अल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम थी। लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को एक ही दिन में बदल कर रख देती है। उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ देता है। इसे ही हम लाइटनिंग बोल्ट इफेक्ट बोलते हैं। शेरिल कहती है कि इनमें से एक रीज़न प्रेगनेंसी भी है। जैसे कि कुछ औरतें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलते ही अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके साथ एक और लाइफ जुड़ी है जिसकी केयर और प्रोटेक्शन सिर्फ उनके हाथ में है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी उनकी लाइफ का वो माइलस्टोन है जो लाइटनिंग बोल्ट की स्ट्रैटेजी का रीज़न है। इससे निष्कर्ष कंक्लूजन यही मिलता है कि कई बार हमें ये सोचकर फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो चीज़ दूसरों पर काम करती है और वो हम पर क्यों नहीं करती। इंडिविजुअल डिफरेंस से डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आप अपहोल्डर हो या क्वेश्चनर्स, ऑब्लिगर्स या रेबल,
तो फिर आप उसी हिसाब से एक टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके लिए हैबिट मेंटेन करना बेहद ईजी हो जाएगा। आप किस टाइप के हैं ये जानने के अलावा आप इस बुक में दी गई स्ट्रैटेजी यूज़ करने की पावर के बारे में सीखेंगे, जो आपके गुड हैबिट्स मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये स्ट्रैटेजी है मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हंटर 45।